बिंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय की इस ऑनलाइन कक्षा में हम सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम एक नई विषय वस्तु को आपके सम्मुख लेकर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हमें पता है कि हम अधिगम के सिद्धांत, जो आपके इस स्क्रीन पर दिख रहा है, अधिगम के प्रमुख सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हमने थार्नडाइक, पावलोव, इनका अध्ययन किया। उसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, पढ़ने से पहले मैं फिर आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे बीएड कर चुके हैं या कर रहे हैं, जो बच्चे बीटीसी डीएलएड कर रहे हैं या कर चुके हैं, जो बच्चे डीएड स्पेशल एजुकेशन कर चुके हैं या कर रहे हैं, उन सभी के लिए यह चीज़ें बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं। आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, सीटेट की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं अपेक्षा करता हूं कि आप हमारी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करिए। अगर आपको किसी प्रकार की असुविधा हो रही है तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें सूचना दे सकते हैं। हम आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। तो चलिए, देर न करते हुए हम सबसे पहले स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के जो भिन्न भिन्न नाम हैं, उन नामों का अध्ययन कर लेते हैं। परीक्षाओं में ये बहुत पूछा जाता है। नाम, हमने क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत पढ़ा है, लेकिन उसके जो अन्य नाम हैं वो हमें नहीं पता। ठीक है, हमने पढ़ा क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत किसका है, कह दिया स्किनर ने, आपने पढ़ा है, याद है। लेकिन ये जो जितने नाम हैं, अगर इन नामों को परीक्षाओं में पूछ लिया जाए तो आप असमंजस की स्थिति में आ जाएंगे, एक समस्या आपके सम्मुख उपस्थित हो जाएगी। तो सबसे प्रमुख चीज यही है कि किसी भी सिद्धांत को जानने से पहले उसके जो अन्य नाम हैं उनको भी जान लेना जरूरी है। इसको सबसे पहले कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इंग्लिश में पूछ लिया, आप नहीं जान रहे हैं तो कैसे इसका जवाब देंगे, और आपने पढ़ा है। ठीक है। दूसरा इसका नाम है पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है, और कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत के नाम से भी इसको जानते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, इसको भी इस नाम से जानते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है आरएस थ्योरी। हमने जब थार्नडाइक को आपको पढ़ाया था तो हमने एसआर थ्योरी बताया था। उनके सिद्धांत को एसआर थ्योरी कहा जाता है, लेकिन इसका उल्टा, थार्नडाइक के सिद्धांत का ठीक उल्टा आरएस थ्योरी, यहाँ पर रिस्पांस और स्टिमुलस थ्योरी भी इसको कहते हैं। तो ये भिन्न भिन्न नाम हैं और ये सभी क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के ही उपनाम माने जाते हैं। ठीक है, ये तो रहा क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के और नाम। अब हम आगे चलते हैं, ये जानते हैं कि क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का जो नियम है, यह थार्नडाइक के जो आपने 3 नियम पढ़े थे, पहला नियम आपने पढ़ा होगा तत्परता का नियम, दूसरा नियम आपने पढ़ा होगा अभ्यास का नियम, और तीसरा नियम आपने पढ़ा था प्रभाव का नियम। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत प्रभाव के नियम पर ही आधारित है। किस पर आधारित है? प्रभाव के नियम पर ही आधारित है। प्रभाव का नियम क्या कहता है, पहले उसको समझ लीजिए। अगर आपको ध्यान होगा तो आप जान रहे होंगे, अगर नहीं जान रहे हैं तो एक बार हम उसकी चर्चा फिर से कर देते हैं। प्रभाव का नियम कहता है, प्रभाव का नियम कहता है
प्रभाव का नियम कहता है कि जब व्यक्ति कोई कार्य करता है और उस कार्य में सफल होता है, व्यक्ति द्वारा कोई कार्य किया जाता है, व्यक्ति द्वारा जब कोई कार्य किया जाता है, कोई कार्य वो कर रहा है, व्यक्ति या बालक, ठीक, तो कार्य में अगर वो सफल हो गया, क्या हो गया, सफल हो गया, ठीक, तो उसे संतोष की प्राप्ति होती है, संतोष की प्राप्ति होती है। ये ध्यान देने योग्य बात है, संतोष की प्राप्ति होती है। इस संतोष के मिलने के कारण बालक की कार्य करने की गति बढ़ जाती है, व्यक्ति की कार्य करने की गति बढ़ जाती है, ठीक है, वो उस कार्य में रुचि अधिक लेने लगता है। यही प्रभाव का नियम कहता है। लेकिन उन्होंने बाद में, पहले तो ये कहा कि संतोष की प्राप्ति होती है, एक चीज उन्होंने उसी समय कहा कि अगर मान लीजिए व्यक्ति कार्य कर रहा है, ठीक, और असफल हो जाए, असफल हो जाए, तो उसे असंतोष मिलता है, सॉरी, असंतोष मिलता है, ठीक है। तो असंतोष के मिलने के कारण उसकी कार्य करने की गति धीमी हो जाती है, वह उस कार्य में रुचि नहीं लेता है। लेकिन फिर उन्होंने बाद में इसको चेंज किया और कहा कि असफलता से जब असंतोष की प्राप्ति होती है तब भी कार्य करने की गति बढ़ती है, खींच उत्पन्न हो जाती है। असफल हुआ व्यक्ति, आप भी जीवन में असफल हुए होंगे, और जब असफल हुए होंगे तो आपने एक दृढ़ संकल्प किया होगा, आपने कहा होगा कि इस बार हम असफल हो गए हैं, अगली बार हम फिर सफल हो जाएंगे, ठीक। तो ये था प्रभाव का नियम, ठीक है, कि व्यक्ति द्वारा अगर कोई कार्य किया जाता है, उसमें वो सफल होता है तो उसे संतोष की प्राप्ति होती है, यदि वह असफल होता है तो असंतोष की प्राप्ति होती है। थॉर्नडाइक ने कहा कि संतोष मिलता है तो कार्य करने की गति बढ़ जाती है, उसी समय उन्होंने कहा कि असंतोष मिलता है तो कार्य करने की गति धीमी हो जाती है। लेकिन बाद में उन्होंने चेंज किया कि असंतोष के मिलने के बाद भी व्यक्ति की कार्य करने की गति यथावत बनी रहती है, तीव्र बनी रहती है, वह उस कार्य को तब तक करता है जब तक उसमें सफल नहीं हो जाता। ये था प्रभाव का नियम। ठीक इसी नियम पर आपका क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत भी आधारित है, ठीक है। लिखा हुआ है कि यह सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित प्रभाव के नियम पर आधारित है, ठीक है। तो परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि वह कौन सा सिद्धांत है जो प्रभाव के नियम पर आधारित है, तो आपको वहां बताना होगा कि स्किनर द्वारा प्रतिपादित क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत प्रभाव के नियम पर आधारित है, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। अब चलते हैं स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का अर्थ हम समझते हैं कि अर्थ क्या है इसका, कि यह एक प्रकार का सीखना है जिसमें व्यवहार और उसके परिणामों के बीच संबंध स्थापित होता है। समझ रहे हैं? अर्थ को समझ लीजिए, आप सिद्धांत को समझ जाएंगे कि यह एक प्रकार का सीखना है जिसमें व्यवहार और उसके परिणामों के बीच संबंध स्थापित हो जाए। व्यवहार का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा हो, कोई क्रिया कर रहा हो, कोई अनुक्रिया कर रहा हो, तो मनोवैज्ञानिक भाषा में उसको हम अनुक्रिया कहेंगे कि व्यक्ति द्वारा अगर कोई अनुक्रिया किया जा रहा है, ठीक, तो उसके परिणाम, हम कोई कार्य जब करते हैं तो या तो उसमें सफल होंगे या तो उसमें असफल होंगे, ठीक। तो परिणाम कैसा है, अगर हम सफल हो रहे हैं, ठीक है, तो हमें संतोष मिलेगा। क्या मिलेगा? संतोष मिलेगा। और जब किसी कार्य को हम करते हैं और उसमें हमको संतोष मिलता है, वह परिणाम सकारात्मक रहता है, तो हम उस कार्य को पुनः करते हैं, ठीक है। तो इसका अर्थ यही है कि यह एक प्रकार का सीखना है जिसमें व्यवहार और उसके परिणामों के बीच संबंध स्थापित हो जाता है, तो तुरंत ही परिणाम सफलता आई और व्यवहार अनुक्रिया, दोनों में प्रगाढ़ संबंध स्थापित हो जाता है, दोनों में प्रगाढ़ संबंध हो जाता है। जिस कार्य को हम सफलतापूर्वक
कर लेते हैं वह कार्य हमें प्रिय हो जाता है। तो कार्य और कार्य और हमारे परिणाम के बीच संबंध मजबूत हो जाता है। इसे ही अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कह सकते हैं। ठीक है, ये इसका अर्थ रहा। अब हम समझते हैं कि क्रिया प्रसूत अनुबंध के सिद्धांत में थार्नडाइक ने जो प्रयोग किया, उस प्रयोग में वो प्रयोग किन जंतुओं पर किया? तो जैसा आपके इस चित्र में दिख रहा है कि प्रयोग उन्होंने चूहे पर किया और कबूतर पर किया। ये चूहा है और ये कबूतर है। ठीक है, उन्होंने कई प्रयोग किए। अब प्रयोग को आप समझ लीजिए कि इन्होंने एक ऐसा बॉक्स बनाया, ठीक, जिसमें चूहे को, भूखे चूहे को उन्होंने रखा, लेकिन एक ऐसा लीवर भी था उसमें। ये लीवर है आपका, ठीक है। इस लीवर पर जैसे ही चूहे का पैर पड़ेगा, ठीक है, भोजन उसकी तस्तरी में आ जाएगा। ठीक है, यही प्रयोग था। वही हाल कबूतर का भी था। कबूतर का जब मुख इस लीवर पर पड़ेगा तो यहाँ से एक तस्तरी उसके सम्मुख उपस्थित हो जाएगी, उसमें अनाज के दाने उसको मिल जाएंगे। यही प्रयोग है। इन्होंने एक ऐसा पिंजड़ा बनवाया जिसमें लीवर था, ठीक है, और लीवर के दबने के परिणाम स्वरूप भोजन की तस्तरी उसके सामने आ जाती है और चूहा भोजन को प्राप्त कर लेता है। लेकिन इसको प्रयोग को थोड़ा और अच्छे से समझिए कि सबसे पहले उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया, उसमें भूखे चूहे को उसमें डाला। भूख के कारण चूहा इधर उधर कूद रहा था, ठीक है, और कूदना उसकी अनुक्रिया कहलाएगी। कूदना क्या कहलाएगी? अनुक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अनुक्रिया कहलाएगी। ठीक, उसी अनुक्रिया के दौरान उसका पैर अचानक लीवर पर पड़ जाता है और थोड़ी देर में ही भोजन उसके सम्मुख आ जाता है। तो पहले तो चूहा देख नहीं पाता कि भोजन आ गया है, लेकिन बाद में उसको आभास होता है कि भोजन आ गया, वो भोजन कर लेता है, उसे संतोष की अनुभूति होती है। फिर इसी प्रयोग को उन्होंने दोबारा किया, चूहे को उसी पिंजड़े में बंद किया और जो है देखा कि फिर उछलना कूदना प्रारंभ कर दिया और उछल कूद में ही लीवर का बटन फिर दब गया, फिर भोजन मिल गया। ठीक, तो जो भोजन है यह भोजन चूहे के लिए पुनर्बलन का कार्य करता है, ठीक, और उसे संतोष की अनुभूति होती है। पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट, किसी कार्य को करने के पश्चात जो हमें रीइंफोर्समेंट मिलता है, जो हमें पुनर्बलन मिलता है, उससे हमें संतोष की अनुभूति होती है। तो हमारी कार्य करने की, अनुक्रिया करने की जो गति होती है, जो क्षमता होती है, वह बढ़ जाती है। यही प्रयोग उन्होंने कबूतर पर भी किया। ठीक, इस प्रयोग को करने के पश्चात उन्होंने देखा कि भोजन मिलने से चूहे की क्रिया को पुनर्बलन मिलता है। इस प्रयोग को करने से स्किनर महोदय ने यह देखा कि चूहे की क्रिया को पुनर्बलन मिलता है। तो यहां सबसे जरूरी है अनुक्रिया। चूहे का उछलना कूदना अनुक्रिया कहलाती है और भोजन मिलना पुनर्बलन कहलाता है। क्या कहलाता है? पुनर्बलन कहलाता है। ठीक है, भोजन मिलना पुनर्बलन कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और देखिए कि अभी थार्नडाइक के नियम में सामने भोजन रखा था, तब बिल्ली को छटपटाहट हो रही थी। यहां ऐसा नहीं है। यहां सबसे महत्वपूर्ण है कि वह अनुक्रिया कर रहा है। क्या कर रहा है? रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो ये अनुक्रिया पहले करेगा, फिर इसको भोजन की प्राप्ति होगी, अर्थात पुनर्बलन उसको प्राप्त होगा। ठीक, तो ये इनका प्रयोग रहा। यही चीज कबूतर पर भी था। कबूतर ने को भूखा कबूतर था, पिंजड़े में उन्होंने बंद कर दिया। भूख के कारण वह
उछलने कूदने लगा, उसी उछल कूद में लीवर का बटन दब गया और लीवर का बटन दब गया और भोजन उसके सम्मुख उपस्थित मिल गया, तो उसे भोजन की रूपी एक पुनर्बलन मिला और उस पुनर्बलन से कबूतर को संतोष की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो यही सिद्धांत कहलाता है क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। अब आगे हम चलते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत में जो पुनर्बलन है यह दो प्रकार का होता है। एक तो पुनर्बलन होता है धनात्मक पुनर्बलन और दूसरा होता है ऋणात्मक पुनर्बलन। देखिए इसमें थोड़ा सा थोड़ी सी त्रुटि हो गई थी पीपीटी बनाने में। पुनर्बलन दो प्रकार का होता है। पुनर्बलन दो प्रकार का होता है, धनात्मक पुनर्बलन और ऋणात्मक पुनर्बलन। धनात्मक पुनर्बलन ऐसे पुनर्बलन होते हैं जिसमें भोजन मिलना, जैसे उसको हम कह सकते हैं भोजन मिलना या किसी की प्रशंसा करना, या छोटे बच्चे हैं तो उनको चॉकलेट देना, ये धनात्मक पुनर्बलन कहलाते हैं। ऋणात्मक पुनर्बलन क्या है कि ऋणात्मक पुनर्बलन जैसे दंड देना, मना कर देना, ठीक है, कि हम तुमको ये चीज़ नहीं देंगे, और डांटना, ये सभी ऋणात्मक पुनर्बलन है। तो पुनर्बलन धनात्मक पुनर्बलन में क्या है कि बालक को चॉकलेट दे दीजिए, चॉकलेट दे दीजिए, भोजन दे दीजिए, भोजन दे दीजिए, प्रशंसा कर दीजिए, तो ये सभी धनात्मक पुनर्बलन कहलाते हैं। ठीक है, बच्चा कोई कार्य कर रहा है, उस कार्य में अगर वो सफल हो गया तो हम क्या करते हैं, उसको चॉकलेट देते हैं या भोजन देते हैं या उसकी प्रशंसा करते हैं, और ये देने से क्या होगा, कार्य करने की गति बढ़ जाएगी। दूसरा होता है ऋणात्मक पुनर्बलन, जैसे मना करना, मना करना, डांटना, डांटना, या फिर दंड देना, दंड देना, ये कहलाएगा ऋणात्मक पुनर्बलन। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज स्किनर के इस सिद्धांत में पुनर्बलन ही है। ठीक है, और पुनर्बलन अगर उचित ढंग से दिया जा रहा है तो निश्चित तौर पर बालक की कार्य करने की गति बढ़ती है। अब आइए समझते हैं कि पुनर्बलन किन किन रूपों में दिया जा सकता है। तो उसके लिए स्किनर महोदय ने पुनर्बलन की एक अनुसूची तैयार की। क्या तैयार की? एक अनुसूची तैयार की, और इसको हम कहते हैं पुनर्बलन की अनुसूची। पूछा जा सकता है परीक्षाओं में कि पुनर्बलन की अनुसूची कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो पुनर्बलन देने की जो विभिन्न योजनाएं होती हैं उसे पुनर्बलन अनुसूची कहते हैं। इसका अर्थ क्या है कि पुनर्बलन देने की जो विभिन्न योजनाओं को ही पुनर्बलन अनुसूची कहते हैं। पुनर्बलन देने की विभिन्न योजनाओं को पुनर्बलन अनुसूची कहते हैं, यही इसका अर्थ है। ठीक, अब ये इन्होंने इस सूची में 4 बिंदु रखे हैं, 4 प्रकार से इसको बांटा है। पहला है निश्चित अनुपात अनुसूची, दूसरा है निश्चित अंतराल अनुसूची, और तीसरा है 100% अनुसूची, और चौथा है आंशिक अनुसूची। 4 अनुसूचियां इन्होंने निर्मित की हैं। निश्चित अनुपात अनुसूची कई सही अनुक्रियाओं के बाद जब एक बार पुनर्बलन मिलता है, ठीक है, तो उसे निश्चित अनुपात अनुसूची कहते हैं। निश्चित अनुपात अनुसूची कहते हैं। ठीक है, कई अनुक्रिया में सफल होने पर एक बार पुनर्बलन दिया जाए, एक बार पुनर्बलन दिया जाए
तो इसे निश्चित अनुपात अनुसूची कहते हैं। जैसे 5 अनुक्रिया के पश्चात 5 अनुक्रिया के पश्चात जब एक बार पुनर्बलन दिया जाए, एक बार पुनर्बलन दिया जाए, ये कहलाएगा निश्चित अनुपात अनुसूची। ठीक है, इसको समझ गए कि कई अनुक्रियाओं में सफल होने पर बालक एक अनुक्रिया नहीं कई अनुक्रिया कर रहा है और हर बार वह सफल हो रहा है, तो हम 5 अनुक्रियाओं के पश्चात उसको एक बार पुनर्बलन देंगे, ये कहलाएगा निश्चित अनुपात अनुसूची कहलाएगा। ठीक, दूसरा आपका है निश्चित अंतराल अनुसूची। ये क्या है? निश्चित अंतराल अनुसूची क्या है कि सीखने वाले के निश्चित समय के बाद पुनर्बलन मिलता है, सीखने वाले को निश्चित समय के बाद पुनर्बलन मिलता है, तो इसे निश्चित अंतराल अनुसूची कहते हैं। ठीक है, इसका एक उदाहरण है कि 1 महीने में निश्चित समय के बाद, इसको लिख दें, आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, निश्चित समय के पश्चात जब एक बार पुनर्बलन मिले, एक बार पुनर्बलन जब एक बार पुनर्बलन मिले तो इसे क्या कहते हैं? निश्चित अंतराल अनुसूची कहते हैं। जैसे 1 महीने के पश्चात आपको वेतन मिलता है, वेतन मिलता है, तो ये कहलाएगा निश्चित अंतराल अनुसूची। ठीक है, इसमें एक समय निश्चित हो जाता है कि निश्चित समय के बाद ही हम पुनर्बलन देंगे, एक ही बार देंगे। जैसे 1 महीने में एक बार वेतन का मिलना इसका उदाहरण होता है। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे अनुसूची की तरफ। तीसरा अनुसूची कहता है कि 100% अनुसूची। क्या है? 100% अनुसूची। इस अनुसूची में ठीक हर सही अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन दिया जाता है। हर सफलता के पश्चात, जैसे कोई बालक कोई कार्य कर रहा है, उसमें वो सफल हुआ, एक कार्य को किया वो सफल हो गया, तो तुरंत उसको पुनर्बलन दिया जाए। ठीक है, हर अनुक्रिया के पश्चात, हर अनुक्रिया में सफल होने पर एक बार पुनर्बलन दिया जाए। ठीक है, हर अनुक्रिया में सफल होने पर, ठीक है, हर सही अनुक्रिया में सफल होने पर एक बार उसको पुनर्बलन दिया जाए, तो यह कहलाएगा 100% अनुसूची। अर्थात उदाहरण समझ लीजिए कि बालक कोई कार्य कर रहा है, एक कार्य किया, उसको सफलता मिली तो तुरंत उसको पुनर्बलन दीजिए। ठीक है, दूसरा कार्य कर रहा है, उसमें सफलता मिली तो उसको तुरंत पुनर्बलन दीजिए, तो ये कहलाएगा 100% अनुसूची। अब आपका है चौथा आपका है आंशिक अनुसूची। आंशिक अनुसूची क्या कहती है कि सही या गलत अनुक्रिया के बाद कभी भी अनिश्चित रूप से पुनर्बलन देना आपकी आंशिक अनुक्रिया कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है कि सही या गलत अनुक्रिया के बाद कभी भी अनिश्चित रूप से पुनर्बलन देना आंशिक अनुक्रिया कहलाती है। हर सही या गलत अनुक्रिया के पश्चात, सही या गलत अनुक्रिया के पश्चात कभी भी, क्या कहता है,
कभी भी अनिश्चित रूप से पुनर्बलन देना, अनिश्चित रूप से पुनर्बलन देना, यह कहलाएगा आंशिक अनुसूची कहलाएगा। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं अगले पेज पर। अगला पेज है कि क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का हम कक्षा में किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का हम कक्षा में किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कई बिंदु हैं, उन सभी बिंदुओं को हम समझते हुए चलेंगे। ये 3, 4, 5 और ये 6, इन बिंदुओं से हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का हम कक्षा में किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं। पहली चीज है इसमें सकारात्मक व्यवहार। सकारात्मक व्यवहार ऐसा व्यवहार होता है जो अच्छा हो। ठीक है, जो परिवार के लिए अच्छा हो, जो विद्यालय के लिए अच्छा हो, जो समाज के लिए जो व्यवहार अच्छे हैं, उन व्यवहारों को अगर हमको बच्चों को सिखाना है, उनके आचरण में उसको लाना है, तो क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का हम उपयोग कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि सकारात्मक व्यवहार को बढ़ाने में हम क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा बिंदु, नकारात्मक व्यवहार को कम करना। ऐसे व्यवहार जो न केवल परिवार के लिए, विद्यालय के लिए, समाज के लिए अच्छे नहीं होते, उन व्यवहारों को हम कैसे बच्चे के अंदर से दूर करें। ठीक है, तो वो क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के द्वारा ही हम उसमें सुधार ला सकते हैं, नकारात्मक व्यवहार को दूर कर सकते हैं। डर और चिंता को दूर करना। अगर बालक के अंदर किसी प्रकार का भय है, डर है, चिंता है, परेशानी है, ठीक है, कोई पीड़ा है, तो उसको दूर करने के लिए भी हमें क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का ही उपयोग करना पड़ेगा। ध्यान और एकाग्रता में सुधार लाना हो। ठीक है, ध्यान और एकाग्रता दोनों ही अधिगम के लिए महत्वपूर्ण तत्व हैं। अगर ध्यान की कमी रही, एकाग्रता की कमी रही बालक में या किसी व्यक्ति में, तो अधिगम उसका उस ढंग से नहीं होगा जिस ढंग से हम अपेक्षा करते हैं। तो अगर हमें बालक के ध्यान और एकाग्रता में सुधार करना है, तो हम क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का ही उपयोग करके बालक में ध्यान और एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। पांचवा है भाषा सीखना। अगर बालक अभी शैशवावस्था में है, वो भाषा को सीख रहा है, तो क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के द्वारा हम उसकी भाषा की सीखने की तीव्रता को हम बढ़ा सकते हैं। यह कक्षा में उपयोगी होता है। सामाजिक कौशलों को सीखना। समाज के कौशल, कुछ समाज के अच्छी चीज़ें होती हैं, अच्छे आचरण होते हैं, उन सभी चीज़ों को सीखना, सिखाना बच्चों को क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के द्वारा ही संभव है। तो सामाजिक कौशलों को अगर हमें सिखाना है तो क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का ही हम उपयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक रहा स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत को हमने पढ़ा, उसके अर्थ को पढ़ा, के प्रयोग को पढ़ा। ठीक है, और क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत की हम कक्षा में किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं, पुनर्बलन को विस्तृत ढंग से पढ़ा। ठीक है, पुनर्बलन अनुसूची को भी हमने पढ़ा। तो यहाँ पर क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत की जो यह कक्षा है, यह पूर्ण होती है। अगली कक्षा में हम कुछ नई चीज़ों को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।